हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। आज के सेशन में हम लोग डिस्कशन करेंगे एल्युमिनियम के निष्कर्षण के बारे में। एल्युमिनियम के बारे में और एल्युमिनियम का जो निष्कर्षण होता है उसके संदर्भ में पूरा विस्तार से हम लोग यहाँ पर आज के सेशन में डिस्कशन। तो सबसे पहले हम लोग हेडिंग लिखेंगे एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्युमिनियम। एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्युमिनियम। एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्युमिनियम का निष्कर्षण। एल्युमिनियम का निष्कर्षण। एल्युमिनियम का निष्कर्षण, देखिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और 5 मार्क्स का बोर्ड एग्जामिनेशन में जो है 5 नंबर का क्वेश्चन आता है इस तब निष्कर्षण से। अब निष्कर्षण लोहा का भी हो सकता है, एल्युमिनियम का भी हो सकता है, या फिर आपका कॉपर का भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है जिसमें से एक महत्वपूर्ण एल्युमिनियम है ना। तो आज का जो सेशन हम लोग का है एल्युमिनियम के निष्कर्षण से रिलेटेड। देखिए सबसे पहले देखिए लिखने का भी एक अच्छे ढंग से अगर आप कॉपी में लिखते हैं उसका भी बहुत बड़ा मायने रखता है, रोल होता है आपके मार्किंग में, है ना। इस बात का भी ख्याल रखना है। देखिए जैसे ही आपको पूछा गया कि एल्युमिनियम का कंस्ट्रक्शन आप कैसे करोगे, तो पहला काम आपको करना क्या है कि जिस भी एलिमेंट का आपको पूछा जाता है पहले उस एलिमेंट का सिंबल, का एटॉमिक नंबर, का एटॉमिक मास, इवन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये सब पहले दर्शा देना है। इससे क्या होता है कि थोड़ा सा आपके कॉपी में शुरुआत होता है और कॉपी अच्छा भी लगता है देखने में। डायरेक्ट आप निष्कर्षण से शुरू कर देते हैं, ये भी एक डिमेरिट हो जाता है। ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं डायरेक्ट जो है कंसंट्रेशन से शुरू कर दिया, कॉपी में भर दिया। थोड़ा सा आकर्षक लगे, आकर्षक दिखे, इसका ख्याल रखना होता है। तो आइए देखते हैं, इसको हम लोग बनाते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, जैसे ही एल्युमिनियम का अगर हमसे पूछा है तो एल्युमिनियम का सिंबल लिखेंगे, अगर कॉपर का रहता तो कॉपर का सिंबल लिखता। ठीक है ना। ये अब जैसा रहेगा जिसके लिए कहेगा उसके लिए हमें लिखना है। पहले हम यहाँ पर सिंबल लिखते हैं, एल्युमिनियम का सिंबल एल, ऐसा सिंबल। अब यहाँ से इसका एटॉमिक नंबर देखें। एटॉमिक नंबर कितना होता है? 3 होता है। दर्शा दीजिए। इसका एटॉमिक मास दर्शा दीजिए। एटॉमिक मास हो, ठीक है। सिंबल लिख लिया, एटॉमिक मास लिखिए। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें। देखिए जैसे इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लिखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ पर लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। क्या मतलब हुआ इसका? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो इसको कैसे लिखते हैं? यहाँ लिखेंगे, देखिए एक तो सिंपल आप जानते हैं और उसके अनुसार से लिख देंगे इस तरह से 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1, 13 है। देखिए यहाँ से कितना है, 2 2 4 6 10 2 12 13 हो गया। लेकिन देखिए ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जैसे आप क्लास 12th में है तो अब आपको क्या है कि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नियरेस्ट इनर्ट गैस के टर्म में लिखते हैं तो ज़्यादा सुटेबल, यानी ज़्यादा अच्छा होता है, आकर्षक होता है। ये तो ठीक है जनरल, ये तो यही बनता है, जनरल आप बनाते हैं। लेकिन आपको प्रयास करना चाहिए कि इसको किस तरह से लिखा जाए, नियरेस्ट इनर्ट गैस। तो नियरेस्ट इनर्ट गैस इसके लिए क्या होगा, 13 एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर है तो इसके नीचे अगर देखें तो नियॉन हो जाता है। यहाँ पर हम नियॉन लिखेंगे। देखिए ऑटोमेटिकली
यहां तक का कॉन्फ़िगरेशन लिखा गया है। उसके बाद क्या करना है, यहां से आएंगे और इसको लिखेंगे 3s2 और यहाँ 3 1। तो इस तरह से आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लिए। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के बाद क्या, इसके बाद हमें करना है इसके जितने भी अयस्क आपको मालूम है, कम से कम 3 होने चाहिए, याद रखने चाहिए। लेकिन जितने भी अयस्क आपको मालूम है उसको प्रयास करिए कि उसको लिख दीजिए, लेकिन कम से कम 3 आपको लिखने चाहिए, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं कि इसके बाद का जो स्टेप हमारा क्या होता है। तो अगले पेज में हम चलेंगे और उसको समझते हैं कि क्या हम लिख सकते हैं, मतलब स्टेप बाय किस तरह से हम निष्कर्षण को लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो आइए चलते हैं अगले पेज की तरफ। ये देखिए, ये इस तरह का है। यहाँ पर स्टार लगा करके हम लिखे हैं इंपोर्टेंट कोर्स ऑफ एल्युमिनियम। एल्युमिनियम का महत्वपूर्ण अयस्क या एल्युमिनियम के महत्वपूर्ण अयस्क। तो कुछ अयस्क है जिसमें से आपको 3 अयस्क का नाम याद रखना है। एक बॉक्साइट को तो रखना ही है क्योंकि ये जो है मेन ओर होता है, ठीक है ना। एल्युमिनियम का पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कि एल्युमिनियम का मुख्य अयस्क क्या है, तो बॉक्साइट है ना। ये क्या होता है, मेन ओर ऑफ एल्युमिनियम। एल्युमिनियम का मुख्य अयस्क, एल्युमिनियम का मुख्य अयस्क। देखिए छोटी छोटी बात है और यही छोटी छोटी बात ना बड़ा बात पुराता है, बड़ा नंबर पुराता है, बड़ा बात नहीं बड़ा नंबर, है ना। कैसे पुराएगा, तो स्टेप बाय लिखेंगे, अच्छे ढंग से लिखेंगे, आकर्षक लिखेंगे तब ना। देखिए हम क्या लिखे कि ये जो होता है बॉक्साइट क्या होता है, इसका मेन ओर है, तो इसको तो याद रखने ही है, बॉक्साइट इसको आपको याद रखने ही है। इसके अलावा देखिए कोरंडम है, क्रायोलाइट है। देखिए ये क्रायोलाइट का फॉर्मूला है, ये हो गया कोरंडम के लिए, ठीक है। उसके बाद कैयोलिनाइट है ना, इसके लिए ये फार्मूला आपको लिखा हुआ ना। उसके बाद फ्लेस्पार है, ये भी है, और इसको इसके लिए ये फार्मूला है। तो इस तरह के ये जो सिस्टमेटिक हमने 5 अयस्क को लिखा, इसमें से 3 जो आपको साधारण लगे उसको आप आसानी से याद रख सकते हैं, उसको लिखना है। इससे लिखने से क्या होगा, जैसे ही अयस्क का सीरीज लिखे, अगर 5 याद है तो अच्छी बात है, 5 भी लिख सकते हैं, और अगर आपको याद है तो लिख सकते हैं, लेकिन कम से कम 3 लिखना चाहिए, ठीक है। और मेन और तो हमेशा याद ही रखना चाहिए। कभी कभी आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव में ये आ जाएगा कि एल्युमिनियम का मुख्य अयस्क बताइए, कॉपर का मुख्य अयस्क बताइए, लोहा का मुख्य अयस्क बताइए, ये सब आ जाता है। तो आपको एल्युमिनियम, लोहा और ये कॉपर, जिंक, है ना, लेड, ये सब का जो मेन ओर है ये आपको याद रखना है। उसके लिए एक सीरीज आप अपने कॉपी में बना सकते हैं, और याद रखने के लिए आप एक छोटा सा कॉलम रख सकते हैं। इसको ये इसको जगह देना है, मतलब अपने लिए इसको जगह देना है। ये बात को ख्याल रखना है कि ऑब्जेक्टिव की भी संख्या बहुत ज़्यादा है, तो उसको भी इस सब बात का ख्याल रखना है। तो इस तरह से हम इसको इस तरह से सजाते हैं, इम्पोर्टेंट कोर्स के रूप में इसको लिखते हैं। फिर चलते हैं अगले स्टेप्स में। अगला स्टेप्स हमारा क्या होता है, ये देखिए। अगला स्टेप्स इस प्रकार से, एक्सट्रैक्शन अब यहाँ से हम शुरू करेंगे। तो एक्सट्रैक्शन शुरू करने के बाद देखिए क्या लिख रहे हैं, निष्कर्षण शुरू करते हैं। तो यहाँ पर एक बात आता है, इसको किस से मुख्य रूप से हम लोग निष्कर्षित करते हैं। तो यहाँ पर लिखा जाता है कि इट इज मेनली एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम बॉक्साइट ओर। देखिए ध्यान रखिएगा, बॉक्साइट ओर, इसको मुख्य रूप से बॉक्साइट अयस्क से इसको निष्कर्षित किया जाता है। देखिए बॉक्साइट अयस्क में क्या होता है कि अब अयस्क क्या होता है, सिंपल आपको समझना पड़ेगा कि अयस्क क्या होता है। तो आपको पहले क्लास में ये बात बता चुके हैं, फिर से समझते हैं कि अयस्क वह पदार्थ होता है, या कह सकते हैं कि वह मेटल रिच सबस्टांस होता है जिसकी सहायता से धातु का निष्कर्षण आसानी से एवं कम खर्च में किया जाता है। धातु रिच या कह सकते हैं मेटल रिच पदार्थ या मिनरल्स भी आप कह सकते हैं, जिसकी सहायता से हम आसानी से और कम खर्च में धातु प्राप्त कर सकते हैं, वही कहलाता है क्या, अयस्क कहलाता है।
तो बॉक्साइट में वो सारे गुण मौजूद हैं, इसीलिए हम कहते हैं कि ये इसका मुख्य अयस्क है और मेटल रिच भी है ना। जो एल्युमिनियम चाहिए, एल्युमिनियम की मात्रा प्रतिशत भी बहुत अधिक, इसीलिए हमारा ये कहलाता है किस प्रकार का, ये कहलाता है मेन ओर कहलाता है, मुख्य अयस्क कहलाता है एल्युमिनियम का मुख्य अयस्क। ठीक है, तो एक स्टेप में आपको यहाँ पर शुरुआत में लिख देना है इज मेनली एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम बॉक्साइट ओर, और अगर फार्मूला आपको याद है तो फार्मूला तो याद रखना ही है, यहाँ फार्मूला लिख देना। नेक्स्ट स्टेप में क्या बढ़ते हैं, अब जब एक्सट्रैक्शन आपने शुरू किया है, ये एक्सट्रैक्शन कैसे कितने स्टेप्स में होंगे, उन स्टेप्स का चर्चा करना। अब कभी कभी होता है कि स्टूडेंट पूरा लैंग्वेज में कहानी बना के लिख देते, साइंस में सिस्टमेटिक चीज़ों को लिखना चाहिए, ये ध्यान में रखना है, ये सब बात को भी ख्याल रखना है। देखिए क्या है, एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्युमिनियम फ्रॉम इट्स बॉक्साइट ओर इन्वॉल्विंग फॉलोइंग स्टेप्स, कुछ महत्वपूर्ण स्टेप्स इसमें शामिल होते हैं। ठीक है ना, एल्युमिनियम का निष्कर्षण बॉक्साइट अयस्क से कराने में निम्नलिखित पद शामिल होते हैं। कुछ पद हैं, कुछ इंपॉर्टेंट जो पद होते हैं जो इसमें शामिल होते हैं, जिसमें से सबसे पहला है कंसंट्रेशन ऑफ फोर्स, अयस्कों का सांद्रण। अब देखिए सांद्रण क्या है, सांद्रण को आप ड्रेसिंग भी कह सकते हैं, साफ सफाई भी कह सकते हैं, मतलब जो अयस्क में अशुद्धि उपस्थित होता है उसकी सफाई किया जाता है, या कह सकते हैं इवन उसका उसमें से जितने भी इम्प्यूरिटीज होते हैं उसको बाहर कर किया जाता है। और इसके कई प्रक्रिया, सांद्रण के कई स्टेप्स हैं, लेकिन अभी जो हम लोग के लिए यहाँ पर आएगा सांद्रण का जो स्टेप्स होगा, चूंकि हम लोग बात कर रहे हैं एल्युमिनियम का, किसका बात कर रहे हैं, एल्युमिनियम का, तो इसमें विशेष प्रकार का जो प्रोसेस है जिसको लीचिंग प्रोसेस कहते हैं वो शामिल होता है। ये केमिकल मेथड है, आपने लोहा में पढ़े मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड, या जब आप कॉपर पर रहते तो फोर्थ फ्लोटेशन मेथड, उसमें सल्फाइड अयस्क में इस्तेमाल किया था। यहाँ क्या है, लीचिंग प्रोसेस, और ये केमिकल मेथड, यानी यहाँ पर जो प्रोसेस अप्लाई होगा कंसंट्रेशन का वह कैसा है, वह केमिकल मेथड, केमिकल रासायनिक प्रोसेस, और इसके भी कई स्टेप्स होते हैं यहाँ पर। तो उसके बारे में हम लोग स्टेप बाय स्टेप, देखिए ज्यादा कुछ नहीं लिख रहे, बस स्टेप बाय स्टेप चीजों को लिखते जा रहे हैं, जो काम हो रहा है वो घटना का जिक्र करते जा रहे हैं, और बहुत ज्यादा विशेष चीज इसमें कहानी नहीं लिखा जा रहा है, आप आसानी से स्टेप बाय स्टेप चीजों को लिख सकते हैं। इट इज कंसंट्रेटेड बाय लीचिंग प्रोसेस, इसे निच्छालन विधि के द्वारा सांद्रित करते हैं। अब निच्छालन विधि में क्या होता है भाई, ये बात को समझना है कि निच्छालन का जो प्रक्रिया है वो कैसे होता है और उसमें क्या क्या घटना घटती है, इन सब के बारे में हम लोग समझते हैं। तो आइए इसको अगले स्टेप्स में समझते हैं कि अगला स्टेप्स हमारा क्या होने वाला है। देखिए ये रहा स्टेप्स निश्चालन का, जो केमिकल मेथड है निश्चालन का जो प्रोसेस यहाँ पर लागू होगा वो क्या क्या है, एक पहला तो हॉल प्रोसेस, ठीक है ये नाम है, दूसरा बियर्स प्रोसेस, तीसरा सर्पिक प्रोसेस, नहीं हॉल बेयर सर्पिक, हॉल बेयर सर्पिक, ये तीन प्रोसेस से होकर के ये गुजरता है। ठीक है, यानी कंसंट्रेशन के लिए हम लोग यहाँ पर जो अप्लाई करते हैं वह लीचिंग प्रोसेस होता है, जिसको निच्छालन विधि कहते हैं, और निच्छालन एक केमिकल मेथड होता है ना। जैसे मैग्नेटिक सेपरेशन जो था वो क्या फिजिकल मेथड था, और वो आप क्या कहते थे उसको फेन प्लवन विधि वाले, वो भी क्या था, फिजिकल मेथड था। लेकिन ये जो प्रोसेस है यहाँ पर जो इस्तेमाल करते हैं ये केमिकल मेथड है। इसका मतलब है कि इसमें रासायनिक अभिक्रिया वगैरह होगा। केमिकल मेथड का तो जब सही केमिकल मेथड नाम है तो आपको स्पष्ट हो रहा है, इससे रिलेशन आपको पता चल रहा है कि इसमें जरूर रासायनिक अभिक्रियाएं संपन्न होगी। तो आपसे पूछा जाएगा कि एल्युमिनियम में जो प्रोसेस हम लोग यूज करते हैं वो इन तीनों में से, तो ये जो तीनों का जो प्रोसेस है हॉल प्रोसेस, ये डिफरेंट डिफरेंट इम्प्यूरिटीज के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो हर स्थिति के बारे में यहाँ पर आपको हम बताने का प्रयास कर रहे हैं। ये देखिए हॉल प्रोसेस में क्या करेंगे, बेयर्स प्रोसेस में किस प्रकार का प्रक्रिया होगा, सर्पिक में किस प्रकार का प्रक्रिया होगा, इन सब के बारे में यहाँ पर हम लोग जानेंगे। तो आइए इसको समझने के लिए चलते हैं अगले पेज की तरफ। ये रहा, देखिए क्या लिखा गया, हॉल्स प्रोसेस यानी हॉल प्रक्रम।
जब Fe2O3 SiO2 एंड TiO2, देखिए यहाँ पर कंडीशन लिखा हुआ है, ये जो आप देख रहे हैं ये कंडीशन लिखा हुआ है, जब Fe2O3 SiO2 और TiO2 आर प्रेजेंट एज इम्प्यूरिटी, जब ये अशुद्धि के रूप में उपस्थित होते हैं, और ये केमिकल सब्सटेंस है ना, अशुद्धि के रूप में जब इसमें उपस्थित रहते हैं, मतलब अयस्क में, जो आपने अयस्क लिया है उस अयस्क में यदि ये उपस्थित है तो हम हॉल प्रोसेस का इस्तेमाल करते है ना। लिखा गया अभी, जब अयस्क में Fe2O3 SiO2 एवं TiO2 अशुद्धि के रूप में उपस्थित रहता है तो हम लोग किसका उपयोग करते हैं, हॉल प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं। हॉल प्रोसेस में क्या क्या घटना घटती है भाई, तो भी देखते हैं। देखिए ये अयस्क को कार्बन डाइऑक्साइड सोडियम कार्बोनेट, ये क्या है, सोडियम कार्बोनेट, यहाँ पर लिख देते हैं सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट का इस्तेमाल करते हैं और इसको मिलाकर के फ्यूज्ड और हाइड्रोलाइसिस करते हैं। पूरा प्रक्रिया पहले हम एक स्टेप में लिखे, इसको समझने के लिए उसका फिर नीचे उसका रिएक्शन को दर्शाए हैं। देखो क्या है, और बहुत सारे विद्यार्थी को होता क्या है कि आपको रिएक्शन नहीं पता रहे, भूल जाते, तो आप इस तरह का सिंपल स्टेप बना सकते हैं और बना करके आप छोटा छोटा रिएक्शंस को अलग अलग करके स्टेप बाय स्टेप लिख सकते हैं। पहला काम क्या है कि सोडियम कार्बोनेट के साथ और क्रिया करके यहाँ पर इसका जो सॉल्यूशन है इसको फ्यूज्ड एंड हाइड्रोलाइसिस करते हैं, तो क्या करता है, यहाँ से सॉल्यूशन ऑफ सोडियम एल्यूमिनेट बनाता है। ये जो आप देखते हैं, ये जो यहाँ पर देख रहे हैं, ये क्या है, सोडियम एल्यूमिनेट बना देता है। अब इस सोडियम एल्यूमिनेट का काम आगे हम लोग करते हैं, यहाँ पर देख रहे हैं ना, हाइड्रोलाइसिस करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहाँ से प्रवाहित करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ। सबसे पहला स्टेप देखिए, जो ये इम्प्योर है, ये जो ओर है यहाँ पर क्या यूज कर रहे हैं, इम्प्योर, अशुद्ध है, और इसको जब कार्बोनेट से क्रिया कराए थे ये क्या बना दिया, सोडियम एल्यूमिनेट बना दिया, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है ऊपर रिलीज हो गया। मतलब ये जो रेसिड्यू लिखा हुआ है, ये जो भी पदार्थ जो जरूरत नहीं है हमारे पास उसके लिए जो अलग हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, अब क्या करें, इसको हाइड्रोलाइसिस H2O के साथ सोडियम एल्यूमिनेट को NaAlO2 को H2O के साथ कार्बन डाइऑक्साइड से जब क्रिया कराते हैं तो यहाँ पर AlOH का होल 3 और ये कार्बोनेट जो है ये बाहर होता है, सोडियम कार्बोनेट, ये देखिए। अब ये यहाँ पर जो बना है, देखिए एल्युमिनियम, यहाँ पर एल्युमिनियम है, OH का होल 3 है। जब इसको 1200 डिग्री सेंटीग्रेड ताप इससे या एभव ताप पर जब हीट करते हैं तो यहाँ पर एल्यूमिना जो है शुद्ध एल्यूमिना प्राप्त होता है। ये होता है हमारा प्योर एल्यूमिना, प्योर एल्यूमिना, प्योर एल्यूमिना प्राप्त होता है। मतलब इसमें अशुद्धि अब नहीं है, मतलब इसका ड्रेसिंग हम लोगों ने कर लिया। तो एक प्रोसेस हुआ जब आपके पास क्या क्या मौजूद हो, Fe2O3 SiO2 और TiO2, ये अशुद्धि है, यहाँ पर है अशुद्धि को एक बार फिर से हम आपको डिनोट कर देते हैं कि अगर आपके पास यहाँ पर उपस्थित हो Fe2O3 SiO2 एवं TiO2, तो क्या इस्तेमाल करते हैं, किस तरह का प्रोसेस, हॉल प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं। तब हम लोग क्या करते हैं, हॉल प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं। तो ये हो गया पहला स्टेप, जो अभी हम लोग केवल अभी क्या है कि जब ये अशुद्धियां उपस्थित है तब इसका इस्तेमाल करें। अगर मान लीजिए कोई दूसरा अशुद्धि उपस्थित होगा तब क्या करेंगे भाई, जैसे ये देखिए इसमें से कोई, ये देखिए अगला स्टेप क्या है कि जब केवल Fe2O3 इस्तेमाल ये रहे, उपस्थित रहे, यानी क्या कहना चाह रहे हैं हम, तो समझें, जब केवल ये अशुद्धि इम्प्यूरिटी उपस्थित रहे, Fe2O3 इम्प्यूरिटी जब ये उपस्थित रहे केवल, तब हम बेयर्स प्रोसेस का इस्तेमाल करते। अभी उसमें तीनों था, अभी क्या देख रहे हैं कि जब Fe2O3 इस्तेमाल होता है, अगर ये इम्प्यूरिटी के रूप में इस्तेमाल नहीं, इम्प्यूरिटी के रूप में उपस्थित रहता है, मौजूद होता है,
तब हम लोग बियर्स प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं, है ना। बियर्स प्रोसेस में क्या करते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, देखिए ये सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये बेस, सोडियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल करते हैं अयस्क को सांद्रित करने के, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका इस्तेमाल करते हैं। ये भी क्या करता है, यहाँ से सोडियम एल्यूमिनेट प्रोवाइड करता है। तो जैसे ही एल्यूमिनेट प्रोवाइड करेगा तो इसको हाइड्रोलाइसिस करने के बाद ये हाइड्रोलाइसिस हो जाता है, तब ये क्या देता है, AlOH का होल 3 दे देता है। ये प्रेसिपिटेट के रूप में आता है, अवक्षेप के रूप में कह सकते हैं, ठीक। तो क्या करते हैं, देखिए पहले ये सोडियम एल्यूमिनेट बनाता है, वाटर बाहर करता है, चूंकि हीट और कर रहे हैं, हाँ, इसके साथ फ्यूज्ड एंड हाइड्रोलाइसिस कर रहे हैं। अब जैसे ही दूसरा स्टेप में क्या होता है कि जो एल्यूमिना बना है, जब इसमें पानी रखते हैं तो ये हाइड्रोक्साइड के रूप में इस तरह से आ जाएगा और सोडियम हाइड्रोक्साइड ये बाहर हो जाता है। अब इस स्टेप में क्या देखते हैं कि जब इसको AlOH के जो प्रेसिपिटेट है, PPT है, ये जो है प्रेसिपिटेट है, तो इसको जब हीट करते हैं 1200 से लेकर 1400, तो 1200 से एबव आप लिख दीजिएगा तो आपका काम चल जाता है। तो 1200 से एबव ताप तक हीट करते हैं, तब यहाँ पर जो एल्यूमिना प्राप्त होगा, ये देखिए यहाँ इम्प्योर है, ये कैसा है, इम्प्योर है, इसमें अशुद्धि उपस्थित हुआ, इसके अंदर अशुद्धियां हैं। लेकिन जैसे ही यहाँ पर आ गया, जब इस प्रोसेस से गुजारते हैं तो जो भी अशुद्धि है वो बाहर हो जाता है, बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा, ये प्योर एल्यूमिना हो जाएगा, यानी प्योर और जो हमारा यहाँ पर शुद्ध अयस्क यहाँ पर प्राप्त हो गया। ड्रेसिंग कर दिए, साफ सफाई हो गया, के अंदर जो भी इस जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस से गुजारने के बाद FeO2 सब ये सब यहाँ से निकल जाता है और तब हमें शुद्ध एल्यूमिना प्राप्त हो जाता है, ठीक है। ये स्टेप नंबर 2 हुआ, बियर्स प्रोसेस, जब Fe2O3 का इस्तेमाल करते हैं। देखिए बहुत कम लैंग्वेज का इस्तेमाल किया कि ज्यादा आपको लिखना ना पड़े, भाषा में ज्यादा लिखना ना पड़े, पूरा स्टेप बाय स्टेप लिखने का प्रयास किया। अब अगली पॉइंट पर चलो। ये तो हो गया बियर्स प्रोसेस। सर्पिक में क्या होता है भाई, तो देखा जाए उस प्रोसेस में हम लोग क्या इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए सर्पिक में क्या करते हैं, नेक्स्ट ये रहा, क्या है कि जब SiO2, देखिएगा ध्यान से, अब क्या देख रहे हैं कि SiO2 अगर इम्प्यूरिटी के रूप में उपस्थित है, तब हम लोग सर्पिक प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं। SiO2 जब प्रेजेंट होता है तब हम लोग सर्पिक मेथड का इस्तेमाल करते हैं। अब इस मेथड में होता क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है ना, क्या कर सकते हैं इसमें, क्या क्या काम होता है, इसको देखना है। इसमें क्या करते हैं कि जो अयस्क होता है उसको कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, कार्बन के साथ रख करके नाइट्रोजन गैस से पास करवाते हैं। ये जो है नाइट्रोजन गैस, इससे पास करवा करके गर्म करते हैं। तो जैसे ही गर्म करेंगे तो यहां पर देखिए ये क्या बनाता है, एल्युमिनियम नाइट्राइड, एल्युमिनियम नाइट्राइड, नाइट्रेट नहीं, नाइट्राइड। और उसके बाद अब इसका स्टेप्स को समझिए, ये आपका क्या हो गया, इम्प्योर है, इसके अंदर बहुत सारे अशुद्धि है, इम्प्योर है। और जब इसको कार्बन में रख करके, कार्बन मिला करके कार्बन के साथ और नाइट्रोजन गैस पास करवाते हैं, तो देखिए यहाँ पर ALN बनाता है, मतलब एल्युमिनियम नाइट्राइड बनाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस रिलीज करता है और ये वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से पार हो जाता है। इसको बैलेंसिंग भी कर, कहीं पर अगर बैलेंसिंग छूटा हुआ हो तो आप उसको बैलेंस कर रहिएगा जरूर, ठीक ना, क्योंकि रिएक्शन को बैलेंस, इनऑर्गेनिक रिएक्शन को खास करके बैलेंसिंग जरूरी है ना। अगर ऑर्गेनिक रिएक्शन रहता है तो साइड प्रोडक्ट नहीं भी लिखते हैं और आगे बढ़ जाते हैं, काम चल जाता है, लेकिन इनऑर्गेनिक रिएक्शन को इस बात का ख्याल रखना होता है कि इसको बैलेंस करें, कहीं छूटा हो तो आप जरूर इसको बैलेंस करें। देखिए यहाँ पर है, अब देखो SiO2 जो सिलिका है, ये कार्बन के साथ, देखिए यहाँ से ऑक्सीजन को अवशोषित करके कार्बन डाइऑक्साइड, ये सिलिका इधर आ गया। अब फिर एल्युमिनियम नाइट्राइड को हाइड्रोलाइसिस करते हैं, फ्यूज करते हैं, तो देखिए एल्युमिनियम का हाइड्रोक्साइड प्रेसिपिटेट के रूप में आ गया। फिर ये एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड वही बात हीट करते, ये प्रोसेस जहां से ये बनाया अगला स्टेप आ गया। ये प्रोसेस ध्यान रखना, जैसे ही यहाँ से बना इसको हीट करना है 1200 डिग्री सेंटीग्रेड, इससे एबव, तो यहाँ पर जो बनेगा प्योर एल्यूमिना बने। ये रही बात, प्योर एल्यूमिना प्राप्त हो गया। मतलब आपने जो प्रोसेस अपनाया, इस प्रोसेस की सहायता से आपने 3 प्रोसेस जो अपनाया लीचिंग का, है ना,
उस तीनों प्रोसेस की सहायता से शुद्ध एल्यूमिना प्राप्त कर लिया। अब एल्यूमिना ही तो प्राप्त हुआ, एल्यूमिनियम तो अभी नहीं हुआ है, एल्यूमिनियम कैसे प्राप्त होगा? देखो इसमें एक बहुत बड़ा कठिन बात यह है कि ये इसका जो गलनांक है, मेल्टिंग पॉइंट जो है इतना ज्यादा है कि इस सब टेम्परेचर पर ये सुनेगा ही नहीं। तो बड़ी दिक्कत वाला बात है, गलेगा ही नहीं, है ना। मतलब और इसमें जो Al2O3 देख रहे हैं कि ये शुद्ध प्यूरिफाइड एल्यूमिना है। अब इसमें बड़ा दिक्कत इस बात का है कि बहुत टेम्परेचर आएगा, कहां से कैसे होगा, काम चलेगा। तो इसका टेम्परेचर को कम करने के लिए इलेक्ट्रोमेट्रोलॉजी के प्रोसेस में इसमें थोड़ी मात्रा में कुछ मात्रा में कह सकते हैं कि हम लोग क्रायोलाइट को मिला देते हैं। अब क्रायोलाइट क्या क्यों मिलाते हैं? कभी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है कि आखिर क्या बात है, क्या क्यों ऐसा करते हैं, क्रायोलाइट मिला देते हैं शुद्ध एल्यूमिना और तब इलेक्ट्रोमेट्रोलॉजी का प्रोसेस को अपनाते हैं। इसका कारण है इसका हाई मेल्टिंग पॉइंट होना, बहुत अधिक इसका गलनांक का होना, बहुत अधिक होने की वजह से यह गलेगा ही नहीं, तो भाई दिक्कत तो होगा, प्रॉब्लम तो हो गया। तो इसी को दूर करने के लिए इसमें मिला दिया जाता है, किसको? क्रायोलाइट को मिलाया जाता है। क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा, इसको ध्यान रखना है कि क्रायोलाइट को क्यों मिलाते हैं शुद्ध एल्यूमिना के साथ? तो इसके गलनांक को कम करने के लिए मिलाते हैं और इसमें चालकता की वृद्धि करने के लिए मिलाते हैं। ठीक है, तो देखते हैं कि क्या करते हैं, प्रोसेस क्या है, किस तरह का है, तो उसको किस तरह से सिस्टमेटिक लिखते हैं हम लोग, ये समझते। देखिए ये इस तरह का बात लिखते हैं। सबसे पहले तो पॉइंट बनाते हैं कि इलेक्ट्रोमेटलर्जी होगा अगला प्रोसेस। देखिएगा ध्यान से, इससे पहले क्या प्रोसेस लिखे थे? इससे पहले कंसंट्रेशन किए थे और उस कंसंट्रेशन में क्या आया था? लीचिंग प्रोसेस आया। लीचिंग कितने तरह के हो सकते हैं? वहां पर लीचिंग के लिए कितने स्टेप्स प्रोसेस इन्वॉल्व हो सकते हैं? 3 हो सकते हैं। हॉल प्रोसेस, दूसरा क्या था? बेयर्स प्रोसेस, तीसरा क्या था? सर्पिक प्रोसेस। और वो तीनों का सिस्टमेटिक पॉइंट्स वहां पर अलग अलग करके डिस्क्रिप्शन डिस्क्राइब किया गया। अब दूसरा जो स्टेप आता है, इसके बाद जो हमें शुद्ध एल्यूमिनियम प्राप्त हो जाएगा, यानी एल्यूमिनियम प्राप्त हो जाएगा, तो उसमें हम लोग पहले ये दूसरा जो पॉइंट अपनाते हैं इसको इलेक्ट्रोमेटलर्जी का। इसमें क्या काम करते हैं? इन दिस मेटलर्जी, मतलब इस धातु कर्म में या इस प्रक्रिया में, है ना, इन द मेटलर्जी ऑफ एल्यूमिनियम, सॉरी, इन द मेटलर्जी ऑफ एल्यूमिनियम प्यूरिफाइड Al2O3। देखिए ये अभी हम बात कर रहे थे, यही प्यूरिफाइड यानी ये शुद्ध एल्यूमिना है, प्योर एल्यूमिना है। हमको एल्यूमिनियम सिर्फ रखना है, ऑक्सीजन को हटाना है ना। तो देखो इसके साथ हम मिक्स करते हैं, क्या मिक्स करते हैं? क्रायोलाइट। दिस इज क्रायोलाइट। ये देखिए क्रायोलाइट को मिक्स किया जाता है, उसके अंदर मिलाया दिया जाता है और उसके बाद वो क्या काम करता है? विच लोअर द मेल्टिंग पॉइंट, ये घटा देता है मेल्टिंग पॉइंट। क्या करता है? घटा देता है, मेल्टिंग पॉइंट को कम कर देता है। ठीक है, या CaF2 का भी इस्तेमाल करते हैं, है ना। द मिक्सचर, किसमें से? मिक्सर में। एंड ब्रिंग्स कंडक्टिविटी, और इसकी चालकता में भी थोड़ी सी वृद्धि कर देता है, इसकी चालकता को भी बढ़ा देता है ना। द फ्यूज मैट्रिक्स, और जो अधात्री है, जो गलित अधात्री है, उस इलेक्ट्रोलाइज्ड होता है। इसमें स्टील का एक बर्तन यूज करते हैं विथ लाइंग अ कार्बन acts as cathode and the graphite is used as एनोड। और ग्रेफाइट जो होता है वो एनोड की तरह कार्य करता है। इसका मतलब है कि इसमें विद्युत धारा वाला काम होगा। इलेक्ट्रोमेटलर्जी नाम ही है, यहाँ से स्पष्ट हो रहा है। देखिए हिंदी में बात को किस तरह से इसको सजाया गया। एल्युमिनियम के धातु कर्म में शुद्ध एल्यूमिना में क्रायोलाइट यानी Na3Al(F6) या CaF2 मिला दिया जाता है या मिलाया जाता है, जिससे मिश्रण का गलनांक कम हो जाता है। ये बीच से उठा करके क्वेश्चन आ सकता है। क्यों मिलाया जाता है? जिससे मिश्रण का गलनांक कम हो जाता है। ये बात को ध्यान रखना है। क्या होता है? गलनांक कम हो जाता है, जिसमें और इसमें चालकता आ जाती है, टपक जाती है। क्या आ जाती है भाई? चालकता आ जाती है ना। और गलित अधात्री मैट्रिक्स, जो गलित मैट्रिक्स है, जो
पदार्थ है उसके अंदर जो मैट्रिक्स वगैरह है वो सब क्या किस फॉर्म में आ जाता है, विद्युत अपघटन किया जाता है। विद्युत अपघटन, विद्युत धारा पास कराकर अपघटित करके तोड़ तोड़ करके अलग कर दिया जाता है। ठीक है, कार्बन की परत युक्त स्टील का पात्र, देखिए स्टील का पात्र कैथोड, कैथोड का कार्य करता है। किस तरह का कार्य करता है, कैथोड का कार्य करता है। तथा ग्रेफाइट को एनोड के रूप में इस्तेमाल करते हैं, उपयोग करते हैं। और ग्रेफाइट को किस रूप में, एनोड के रूप में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो अब क्या होगा, ये सब बातें, ये तो डिस्क्रिप्शन लिखना है कब, जब ये आपका कंटेनर है, तब इलेक्ट्रोमेटलर्जी का वर्क कर रहे हैं, उस समय हमें एक फिगर भी बनाना होता है और उसी फिगर को देखते हुए सब बात लिखा जाता है। तो आइए उस फिगर को समझते हैं, किस तरह का फिगर होगा। ये इस प्रकार, ये देखिए आपके सामने है, थोड़ा सा हम स्क्रीन पर इसको और जूम करके लाना चाहते, थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। ये रहा हमारा, तो समझ लेते हैं, फिर इसको हम ऊपर कर लेंगे ऐसे। ये रहा, ये देखिए ये एक स्टील का पात्र है, यहाँ लिखा हुआ है स्टील वेसल। ये आपको हम कलर तो यहाँ पर ठीक है आ जाएगा। ये देखिए स्टील वेसल है, वेसल विथ कार्बन लाइनिंग कैथोड। ये देखिए इसके अंदर ये जो आप देख रहे, ये ग्रेफाइट का एनोड की तरह काम करता है। और ये जो लाइन आप देख रहे हैं, ये सब जो आप देख रहे हैं, यहाँ से तार जोड़ने के लिए, देखिए तार जोड़ने के लिए ये प्लस है और ये क्या है, माइनस। ठीक है, और देखिए ये मोल्टेन, यहाँ पर देखिए इस बात को ध्यान देना है, ये क्या है भाई, इसमें क्या है, Al2 मिक्स किया गया है। Al2O3 जो मोल्टेन है, गलित है, मोल्टेन मतलब गलित, मोल्टेन है। इसके साथ क्या मिलाया गया, क्रायोलाइट Na3Al F6 को मिला दिया गया है, इसको क्रायोलाइट बोलते हैं, इसको मिला दिया गया है। अब इससे जब हो करके यहाँ पर से देखा, ये कॉपर का ये क्लैंप इसके ऊपर लगा हुआ रहता है। यही प्रोसेस हम वहां पर लिखे हैं। यहाँ ये आउटलेट है, आउटलेट फॉर एल्युमिनियम, एल्युमिनियम के लिए आउटलेट बनाया गया। अब इस पर काम क्या हो रहा होगा, क्रिया कैसे हो रहा होगा, उसको समझते हैं। एनोड पर क्या, कैथोड पर क्या। अब इसको थोड़ा छोटा कर लें, थोड़ा सा छोटा कर लें, तरह से लगा दिया। ठीक है, और बढ़ गया। साइड कर लेते। अब यहाँ पर देखिए ये जो शब्द है थोड़ा सा आपको छोटा नजर आ रहा है। थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं। एक बार नीचे आने के बाद जो है, चलो इसको समझ लो, समझा देते हैं। ये जो इक्वेशन आप देख रहे हैं, यहाँ पर क्या लिखा गया, ये लिखा गया है, इसके जो नीचे में लिखना है फिगर के बाद, वो इस तरह से Al2O3 एक रिएक्शन है और यहाँ कार्बन है, एल्युमिनियम प्राप्त हुआ और कार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त। ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस का यहाँ पर रिएक्शन था जो मिट गया है, उसके ऊपर आ गया था। आते हैं, फिर लिख देते। देखिए पहले ये जान लीजिए कि ये प्रोसेस किसको क्या बोलते हैं। ये जो प्रोसेस है तो क्या बोलते हैं, ये प्रोसेस कहलाता है इलेक्ट्रोलाइसिस। दिस प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस इज नोन एज हेल-लॉर्ड प्रोसेस। इसका नाम है, ये जो प्रक्रिया, ये जो कंटेनर में हम लोग काम कर रहे थे ना, इसका नाम है ये हेल-लॉर्ड प्रोसेस, प्रक्रम। देखो कैथोड पर क्या है कि जो एल्युमिनियम होता है, ये देखिए जो मेल्ट एल्युमिनियम,
यानी Al+3, और ये जो आपका किस फॉर्म में होता है, Lt, मेल्ट। ठीक है, तो ये 3 मोल यानी 3 इलेक्ट्रॉन ले करके एल्युमिनियम में इसको बना देता है। ठीक है, क्या है, 3 इलेक्ट्रॉन लेकर के यहाँ पर रिडक्शन का काम हो रहा है, रिडक्शन का काम है। और ये जो बनता है ये एल लिक्विड फॉर्म में, मतलब मोल्टेन गलित अवस्था में प्राप्त होता है। और यहाँ पर जो कार्बन है जो सॉलिड स्टेट में होता है, ये ऑक्साइड जो होता है, ऑक्साइड्स के साथ यहाँ पर ये 2 है, तब ये बना लेता है CO2, O2, और यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन को बाहर करना है, का मतलब CO2 तो गैस के रूप में आ जाएगा, और यहाँ से 4 इलेक्ट्रॉन वाले ये इस तरह से आ जाता है। यहाँ पर CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है एनोड वाले पर, और ये कैसा है, ये जो प्रोसेस है ये ऑक्सीडेशन हो रहा है, यहाँ लिख देंगे ये ऑक्सीडेशन हो रहा है। और इसमें क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह से एल्युमिनियम हमें यहाँ पर प्राप्त होता है। ये जो प्राप्त होता है ये एल्युमिनियम के निष्कर्षण के पश्चात हमें ये एल्युमिनियम प्राप्त होता है ना। तो ये स्टेप्स हैं जिससे आप एल्युमिनियम का निष्कर्षण कर सकते हैं। एल्युमिनियम के निष्कर्षण के लिए ये महत्वपूर्ण यहाँ तक महत्वपूर्ण स्टेप्स का आज हम लोगों ने डिस्कशन किया। अगर इसमें और भी अशुद्धि है तो इसको होप मेथड के द्वारा आगे इसको और क्या किया जाता है, प्यूरिफाई कर लिया जाता है। तो चलिए आज का सेशन हम यहीं पर समाप्त करते हैं। एल्युमिनियम का निष्कर्षण अच्छे ढंग से तो आप एक बार फिर से रिवाइज करके एक एक चीज के बारे में समझने का पूरा प्रयास करिएगा। ठीक है, ओके, गुड नाइट।